दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा है कि निकोबार का जो मेगा प्रोजेक्ट सरकार काफी सालों से प्लान कर रही है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसे गो अहेड मिल गई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से। तो हम आज बात करेंगे बेसिकली कि किस टाइप की स्पीसीज को ये अफेक्ट करता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली पूरे इशू को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सरकार का पक्ष क्या रहा और जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं या वहां के ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बड़े इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बन कहां रहा है। अगर आप ये मैप देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का मैप है, आपको पता होगा कि भारत के बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर, भारत के पास के बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर भारत की एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसमें निकोबार जो है वो साउथ में आता है यहां पे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि निकोबार आइलैंड्स की जो ये टेरिटरी है उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया गया नीति आयोग के द्वारा पहले 2021 में, और फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक एक बॉडी तैयार की गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। खैर, इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 कंपोनेंट प्लान किए गए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर। ये 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो मिलिट्री और सिविलियंस के रहने के लिए एक रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स टाउनशिप बनाई जाएगी जो 150 स्क्वायर किलोमीटर की रहेगी। इसके अलावा एक बहुत ही दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है वो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? बेसिकली ये वाला जो रीजन है ये है गलाथिया बे। मैं बताऊंगा कि यहां पे एग्जिस्टिंग क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट को क्वेश्चन किया जा रहा है। पर गलाथिया बे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन दिस आइलैंड चेन। और अगर आप यहां पूरे एक जूम आउट करके देखेंगे तो ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये कितना पास है हमारे मलाक्का स्ट्रेट से। ये रीजन है मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लगभग एक साल में 90 से 95 हजार शिप्स यहां से, कार्गो शिप्स यहां से ट्रैवल करती हैं। 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो इस मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू जाता है। तो ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है एक तरीके से पैसिफिक ओशन से, और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मैरीटाइम ऑयल जो है वो यहां से ट्रैवल होता है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि भारत की ये जो टेरिटरी है यहां पे ऑलरेडी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। उसका रीजन साफ है, चाइना एक सेट ऑफ आइलैंड्स यहां पे बनाता जा रहा है, एक सेट ऑफ इनफैक्ट पोर्ट्स जो है उनको किसी ना किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चलते या मिलिट्री अपनी नेवल वेसल्स को वहां पे डिप्लॉय करके भारत को घेरने की जो एक प्लानिंग है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोला जाता है उसको एग्जीक्यूट करता आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये वहां पे ग्वादर पोर्ट, म्यांमार के अंदर कोकपू पोर्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारी आप चाइनीज डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। इवन श्रीलंका के अंदर इनिशियली हम्बनटोटा पोर्ट जो है उसके ऊपर भी चाइना ने इकोनॉमिकली अपना कंट्रोल कर लिया था, लीज ले लिया था। तो इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहली बात ये कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भारत की मिलिट्री प्रेजेंस तो है, लेकिन अब यहां पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसके ये 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एक टाउनशिप, और टाउनशिप का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कंपोनेंट है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिविल और मिलिट्री दोनों के काम आएगा। तीसरा है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? जहां पे आप कार्गो अनलोड और वापस से रीलोड करते हो फॉर एक्सपोर्ट्स। अब भारत में डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो पहला खुला था वो था केरला का विजिंजियम पोर्ट, है ना। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। लेकिन एक दूसरा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट खुलने का मतलब है कि कमर्शियल शिपिंग जो है, डीप वाटर शिपिंग जो है वो बहुत अच्छे से यहां पे की जा सकती है, और भारत काफी कॉस्ट भी यहां से बचा सकता है अपने एक्सपोर्ट्स की, और एक हब भी बन सकता है ट्रांसशिपमेंट। इन कंपैरिजन टू
कोलंबो विच इज ऑल्सो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, सिंगापुर जो कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, मलेशिया का पोर्ट क्लांग जो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक बड़ी पोटेंशियल रखता है ग्रेट निकोबार, जिसमें 14 मिलियन टन इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो ट्रांसशिपमेंट के दौरान एक साल के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कार्गो हैंडल करने के लिए यह तैयार किया जा सकता है और यह बहुत सिग्निफिकेंट इंडिया का रेवेन्यू बचा सकता है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी बहुत सारी शिपमेंट्स भारत डायरेक्टली नहीं आ पाती, क्योंकि बड़ी शिप्स में, डीप शिप्स में आती हैं। भारत में एक ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, पहला केरला के अंदर विजिंजियम पोर्ट, तो ये पहले कोलंबो जाती हैं, कोलंबो में अनलोड होता है सामान, भारत जो जाना है, फिर दूसरी शिप में लोड होता है और फिर भारत आता है। तो ये जो चीज है ये काफी हद तक मैनेज हो सकती है अगर हम अपने ट्रांसशिपमेंट हब्स को बढ़ाते रहे। मिलिट्री रीजन ये है कि आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान आइलैंड्स है, वहां पे वैसे भी ट्राई सर्विसेज कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैनात है। नेवल सर्विसेज भी कैंपल बे में अपना बेस बना चुकी हैं। लेकिन आप देखो कि ये जो चाइना की पॉलिसी है टू गेन कंट्रोल ओवर डिफरेंट पोर्ट्स अराउंड इंडिया, ग्वादर इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, क्वाकपू इन म्यांमार, इसको काउंटर करने के लिए भारत को अपनी नेवल स्ट्रेंथ और प्रेजेंस को बढ़ाना होगा। और नेवल स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ शिप्स भेज देने से नहीं होता है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं, जो लैंड मासेस होते हैं, उनको कंट्रोल करने से भी होता है। तो भारत की सर्वेलेंस में मदद होगी, भारत नए एसेट्स बना सकता है जब अगर वो नई एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स बनाता है। तो as far as economic development of this region is concerned, it is also said that it will create lakhs of jobs for the people who are there, but वहां की population है ही नहीं इतनी कि वहां के locals को इस तरीके की jobs की requirement हो। but हाँ, भारत के लोगों के लिए job creations जरूर हो सकती है उन projects के थ्रू, ये भी गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट के आगे आ जाता है इस पर्टिकुलर एरिया का इकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डाइवर्ट करना पड़ेगा जो फॉरेस्ट लैंड है, और उसको डाइवर्ट करने के लिए आपको लगभग 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, गवर्नमेंट खुद अपना एस्टिमेट देती है कि 9 लाख के आसपास, 9,64,000 के आसपास ट्रीज काटने पड़ेंगे। मतलब जो नेचुरल प्रिस्टीन फॉरेस्ट है उसको रीलोकेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे, बट नेचुरल प्रिस्टीन फॉरेस्ट को रिक्रिएट करना यह बहुत ही मुश्किल काम होता है, यह चैलेंजिंग काम होता है, और अपरूट हो जाता है वहां के लोगों का और वहां के जो स्पीशीज है उनका हैबिटेट। ये रीजन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में माना जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसलिए यहां पे बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी प्रजातियां फ्लोरा एंड फौना पाई जाती हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए गलेथिया बे नेशनल पार्क के अंदर गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको डी नोटिफाई करना पड़ा। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 2021 में डी नोटिफाई कर दिया कि अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। वाई? बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। अब आप देखोगे कि लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड ये अफेक्ट होते हैं, और ये चीजें जो इसकी इस प्रोजेक्ट की EIA रिपोर्ट बनी थी, यानी कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनी थी, उसमें भी मेंशन्ड है। ऑल्दो कोरल कॉलोनीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोरल डेवलपमेंट जो है आइलैंड्स के पास, वो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। वो इवन सुनामीज के टाइम पे या साइक्लोन्स के टाइम पे दे प्ले मिटिगेटिंग रोल, और इसके ऊपर मेरीन बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है बहुत सारी। लेकिन कोरल्स को भी यहां पे रिमूव करना पड़ेगा, ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा 16,000 कॉलोनीज को यहां से आगे। इसके अलावा अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो प्रेजेंटली 85-100 रेजिडेंट्स हैं बस इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, जिनमें ज्यादातर 2 ट्राइब्स हैं, शोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब्स, जो इंडोजीनियस ट्राइब्स हैं, जिनका बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, और इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी, ट्राइबल डाइवर्सिटी थ्रेटन हो सकती है। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ आइलैंड्स पे, इवन पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे जो 2052 तक पॉपुलेशन होगी वो 6,50,000 रेजिडेंट्स की हो जाएगी। और इसीलिए उसको मीट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको
सपोर्ट करने के लिए आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। एक और कारण और कंसर्न ये है कि ये एरिया एक सीज्मिक हाई रिस्क जोन में आता है, ये हाई एक्टिविटी टेक्टोनिक जोन में आता है, क्योंकि यहां पे जो सुमात्रा और अंडमान का प्लेट्स हैं, देखो ये सुंडालैंड की प्लेट बाउंड्री है और यहां से इंडियन प्लेट की बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्रीज टकराती हैं आपस में, ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। 2004 में इसी रीजन के अंदर जब सुनामी आया था तो उसने कोस्ट लाइन को भी परमानेंटली ऑल्टर कर दिया था। लो इसीलिए EIA ने, जो EIA रिपोर्ट आई, उसने इसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया। डेटा जो कोस्टल इरोजन का डेटा है वो सिर्फ 1 ईयर का डेटा लिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है, जबकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म डेटा स्टडीज करनी चाहिए। 1 साल के डेटा स्टडीज के बेसिस पे आप इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं देने चाहिए। इसी वजह से जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से इसको चैलेंज किया जा रहा है। मई 2021 में इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्लियरेंसेस लेनी है वो शुरू हुई, बट जैसे ही क्लियरेंसेस मिलने लगी, है ना, पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस का आपको परमिट लेना होता है, फिर इसकी EIA रिपोर्ट बनानी होती है, जैसे ही ये क्लियरेंसेस मिलने लगी इसको चैलेंज किया जाने लगा कोर्ट के अंदर। 2023 में NGT ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगाया क्योंकि बहुत सारे क्लेम्स चैलेंज कर रहे थे, एंड हाई पावर्ड कमिटी बनाई 6 मेंबर्स की, ताकि वो ये देख सके कि इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में कहां कहां फॉल्ट है। 2024 में जब फाइनल क्लियरेंस मिला तो फाइनली NGT ने कहा कि हम अपना केस चलाते रहेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो क्लियरेंस मिली है वो अभी के लिए हम उस पर स्टे नहीं लगाते हैं। एंड फाइनली 2026 के अंदर अब सुप्रीम को NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये कहता है कि देखिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा कंट्री की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी नीड्स और डेवलप इसके साथ साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को, वी विल हैव टू बैलेंस इट। तो इसीलिए NGT कहता है कि प्रोजेक्ट को हम क्लियर मानते हैं सब्जेक्ट टू एडिक्वेट सेफगार्ड्स, सब्जेक्ट टू एडिक्वेट सेफगार्ड्स। एक और कंसर्न यह भी रेज किया गया था कि टेक्निकली स्पीकिंग गलेथिया बे का बहुत बड़ा एरिया जहां पे ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बन रहा है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A में आता है, और वहां पे तो डेवलपमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो रेगुलेशंस हैं वो ये कहती हैं 2019 की रेगुलेशंस कि जो 1A वाला जोन है जहां पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं या जहां पे इट विच इज जस्ट 50 मीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कंडक्ट करनी, कोई भी शिपिंग एक्टिविटी नहीं कंडक्ट करनी। बट NGT ने कहा कि जो हमें रिवाइज्ड मैप्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ये 1A के अंदर नहीं आता है। इन रिवाइज्ड मैप्स पे भी सवाल उठे कि सरकार ने किस तरीके से इसे कोस्टल रेगुलेशन जोन से बाहर दिखाया बाय चेंजिंग द मैप्स, है ना, दिस इज एन एलिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। खैर ये बात भी सत्य है कि आपको डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इस पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने के बहुत सारे इंसेंटिव्स है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है। क्या आपने इंडिजिनियस ग्रुप्स के लिए मेजर्स लिए हैं? और NGT ने कहा है कि मेजर्स लेने जरूरी है, तो इसीलिए सरकार ने पहले अनाउंस किया था कि मेंचल आइलैंड पे नया मेगापोड सेंचुरी बनेगी, निकोबार मेगापोड को वहां ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। लिटिल निकोबार जो मैंने बताया उससे ऊपर वाला आइलैंड है, ये छोटे वाला, यहां पे लेदरबैक टर्टल सेंचुरी बनाई जाएगी। मेरो आइलैंड पे नई कोरल सेंचुरी बनाई जाएगी। बट ये कहना आसान है यार, नेचर को जब मॉडिफाई कर रहे हो तो अब बेचारे लेदरबैक टर्टल जो यहां आते थे उनको यहां ले जाना, दैट मीन्स बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, स्टडीज इन्वॉल्व होगी कि कैसे ये जो बाकी के टर्टल्स है ये भी यहां आए। इसके अलावा 16,000 कोरल्स को ट्रांसलोकेट करने की प्लानिंग भी की गई है, और जो वहां की वेलफेयर ट्राइबल पॉपुलेशन है, शोम्पेन और निकोबारीज पॉपुलेशन, उनके लिए एक एनिडको को एक फंड बनाने के लिए कहा गया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस ग्रुप्स। बट भारत का रिकॉर्ड इसमें थोड़ा सा कमजोर ही रहा है। जब भी रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट की बात होती है तो बहुत सारे एरियाज में गैप्स रहते हैं, ये देखा गया है। इसी वजह से लोगों को कंसर्न जो है, कंसर्न होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एज एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर वी नीड टू डेवलप मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या NGT ने जो सेफगार्ड्स बताए हैं फॉलो करने के लिए, क्या जो गवर्नमेंट के प्रॉमिस है कि इसे सेफगार्ड्स होंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल सक्सेसफुली होगा, नया सेंचुरी बनाया जाएगा, एक फंड से ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि
इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में कितना सक्सेसफुल रहेगा। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो इसको बैलेंस करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करने के लिए हमारा एपिक कोर्स है, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी होलिस्टिक तरीके से कर सकते हो। बट बिफोर एंड इफ यू आर वांटिंग टू रिवाइज इन अ एक्सट्रीमली इंटेंस मैनर फॉर 2026 की सारा सिलेबस पढ़ लिया है सर, सारा सिलेबस रिवाइज हो गया है, कुछ 2-3 सब्जेक्ट रह गए हैं, लेकिन रिवीजन में समझ नहीं आ रहा पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े, किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए, तो उसके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स अवेलेबल है। ये रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर हम 15 डेज में रिवीजन मैराथन्स चलाएंगे और ये 15 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस का एक रिवीजन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक एज मिलेगा जिसके बाद यू विल फील कि ठीक है सर, मुझे ये पता है कि मुझे ये 200, 250, 300 टॉपिक इस सब्जेक्ट के करने हैं, तो अब मैं रिवाइज करने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हूं, अलाइंड हूं। तो अगर आप फाइनल पुश ये कोड यूज करते हैं सो यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल, है ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। खैर एनीवेज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स निकोबार आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं नहीं नेचर जैसी है उसको वैसे ही रख देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कीप ऑल द एस्पेक्ट्स इन माइंड बिफोर आंसरिंग। थैंक यू।